So next question, ninth, show that each of the relation R in the set A. अब कोई हमें relation given है on the set A. अब set A कैसा है? X belongs to Z, Z मतलब set of integers, और X की वैल्यू जो है वो 0 और 12 के बीच में है. 0 और 12 भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का भी साइन है. ये सेट हमें खुद से लिखना पड़ेगा, वो हम बाद में लिखेंगे. गिवन बाय, अब हमारे पास यहाँ पर रिलेशन कैसे गिवन है? ए कॉमा बी कोई ऑर्डर्ड पेयर है. अब रिलेशन कैसे बनेगा? ए माइनस बी का मॉडुलस. फर्स्ट एलिमेंट में से अगर हम सेकंड को माइनस करेंगे और उसका मॉडुलस करेंगे इज़ मल्टीपल ऑफ 4. अगर वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा तो वो क्या होगा? हमारे रिलेशन सेट में आ जाएगा. अब नेक्स्ट एक और रिलेशन गिवन है, यहाँ पर कि ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी. अब यहाँ पर रिलेशन कैसे बनेगा? ए इज़ इक्वल टू बी. अगर ये दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं तो इनका क्या बन जाएगा? रिलेशन. अब इन दोनों रिलेशंस को हमें क्या प्रूव करवाना है? इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन. अब बाद में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस. मतलब हमें 1 से जितने भी एलिमेंट रिलेशन बना रहे हैं उन सभी को लिखना है. ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. अब सबसे पहले हम अपना सेट लिखेंगे. हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं. सबसे पहले आप सेट लिख लो. अब देखो x क्या है? इंटीजर. आपको इंटीजर के बारे में पता है, ठीक है. अब 0 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है? 12 तक. तो आप लिख दो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि x लेस देन इक्वल टू 12 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. मतलब 0 और 12 के बीच में है. 0 और 12 भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है. तो मैंने सारा सेट लिख लिया, ठीक है जी. अब इसके बाद हम फर्स्ट रिलेशन पे आते हैं. अब ये रिलेशन कैसा है? ए कॉमा बी, ए माइनस बी इज़ मल्टीपल ऑफ 4. सबसे पहले हम अपने रिलेशन को अच्छे से समझेंगे. मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहले आपने अपने रिलेशन को अच्छे से समझना है ताकि आप क्वेश्चन इजी वे में कर पाओ. अब देखो इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी इज़ मल्टीपल ऑफ 4. सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 4. अब देखो 4 इज़ मल्टीपल ऑफ 4, 8 इज़ मल्टीपल ऑफ 4, 12 इज़ मल्टीपल ऑफ 4. क्यों? क्योंकि मैं 4 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 1, 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2, 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3. सो 4 3 12. तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि 12 इज़ मल्टीपल ऑफ 4 और इसको ये भी बोल सकते हैं कि 12 इज़ डिविजिबल बाय 4. दोनों का मतलब सेम ही है. और ऐसी हमने एक एग्ज़ाम्पल की थी, एग्ज़ाम्पल 5th, उसमें भी यही था जब हमने सॉल्व की थी कि a माइनस बी इज़ डिविजिबल बाय 2. और यहाँ पर कितना है? a माइनस बी का मॉडुलस इज़ मल्टीपल ऑफ 4. अब अगर यहाँ पर वो लिख भी देते हैं कि a माइनस बी का मॉडुलस इज़ डिविजिबल बाय 4, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है जी. अब आपको रिलेशन अच्छे से समझ लग चुका है. अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की. अब देखो रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव में हम एक एलिमेंट सपोज करेंगे सेट ए से. अब देखो रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब होता है कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू r. मतलब एलिमेंट का रिलेशन खुद से. और हमेशा की तरह हम फिर से उसी मेथड से करेंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था कि सबसे पहले हम रफ में लिखेंगे जो चीज़ हमें प्रूव करनी है. आपको पता है कि मुझे क्या प्रूव करना है? a कॉमा ए बिलोंग्स टू r. मुझे यहाँ तक जाना है, ठीक है. अब रिलेशन पे आते हैं. अब इसका क्या मतलब है? फर्स्ट एलिमेंट में से सेकंड को माइनस करो, फर्स्ट एलिमेंट में से सेकंड को माइनस करो, मॉडुलस इज़ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है. मतलब a माइनस ए इज़ मल्टीपल ऑफ 4. a माइनस ए कितना होगा? 0 इज़ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है. और आपको पता है कि 0 इज़ ऑलवेज मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, क्योंकि मैं कभी भी 0 को ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 0. 4 इंटू 0 कितना होगा? 0. मतलब इसको ये भी बोल सकते हैं कि 0 इज़ डिविजिबल बाय 4, या ये भी बोल सकते हैं कि 0 इज़ ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 4. तो हमने क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट किया था, ठीक है. अब हम अपने मतलब कि क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे? उल्टा, ठीक है. अब आपको पता, आप सबसे पहले क्या लिखोगे? वी नो 0 इज़ ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 4.
0 क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। देखो उसके बाद क्या किया हमने, a माइनस ए, तो आप इसको लिख लो, a माइनस ए इज़, मतलब मैं 0 को लिख सकता हूँ a माइनस ए इज़ मल्टीपल ऑफ 4, और नेक्स्ट स्टेप में मैं a माइनस ए का मॉडुलस इज़ मल्टीपल ऑफ 4 ये लिख सकता हूँ, ठीक है। और अगर a माइनस ए का मॉडुलस मल्टीपल ऑफ 4 है, दैट मीन्स a कॉमा ए बिलोंग्स टू R, और a कोई आर्बिट्री कोई भी एलिमेंट था, दैट मीन्स आप कोई भी एलिमेंट उठा लो उसका हमेशा खुद से रिलेशन बनेगा, चाहे आप चेक कर लो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 8 माइनस 8 0, 12 माइनस 12 0, मतलब कोई भी एलिमेंट उसमें जब हम a माइनस ए मतलब 12 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा 0, और 0 हमेशा क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। दैट मीन्स हर एक एलिमेंट खुद से क्या बना रहा है, पेयर बना रहा है। सो देयरफॉर R इज़ रिफ्लेक्सिव, तो हमारा R क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के बाद बात करेंगे हम सिमेट्रिक की। अब देखो सिमेट्रिक में क्या होता है, लेट दो एलिमेंट ले लो आप, a कॉमा बी बिलोंग्स टू a, और आपको पता है सिमेट्रिक में a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, इफ़ a कॉमा बी बिलोंग्स टू r देन उसके उल्टे का भी रिलेशन होना चाहिए अगर उसको सिमेट्रिक होना है तो आप क्या करो, लेट मान लो a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, ये रिलेशन सेट में है, तो इसका क्या मतलब होगा, a माइनस बी का मॉडुलस इज़ मल्टीपल ऑफ 4। अब हमेशा की तरह हम अपने रफ काम पे आते हैं। आपको अब प्रूफ क्या करना है, b कॉमा ए बिलोंग्स टू r, मतलब हमें इसका उल्टा प्रूव करवाना है। इसका क्या मतलब होगा, फर्स्ट एलिमेंट में से सेकंड को माइनस करो, उसका मॉडुलस इज़ मल्टीपल ऑफ 4, ये हमें प्रूव करवाना है, ठीक है जी। अब देखो, अब इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो आप लिख लो, सपोज़ मान के चलो 8 इज़ मल्टीपल ऑफ 4, ये आप सबको पता है, 4 2 सा 8, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो 8 का मॉडुलस इज़ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है जी। अगर मैं ये बोलूँ कि उसका माइनस का मॉडुलस इज़ आल्सो मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि -8 का मॉडुलस कितना होगा, 8 इज़ मल्टीपल ऑफ 4, 4 2 सा 8, तो मैं लिख सकता हूँ। अब देखो 8 का मॉडुलस इज़ मल्टीपल ऑफ 4, a माइनस बी का मॉडुलस इज़ मल्टीपल ऑफ 4, इसका नेगेटिव भी और उसका मॉडुलस करूँगा तो वो भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। सेम यहाँ पर इसका अगर मैं नेगेटिव का मॉडुलस भी लूँ तो वो भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4, मतलब अगर इस नंबर का मैं नेगेटिव लूँगा और उसका मॉडुलस लूँगा तो वो भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4। इस माइनस को आप अंदर ले जाओ, क्या बन जाएगा, b माइनस ए मॉडुलस इज़ मल्टीपल ऑफ 4। अब b माइनस ए अगर मल्टीपल ऑफ 4 है, दैट मीन्स b कॉमा ए बिलोंग्स टू r। और देख लो आपके सामने है, a कॉमा बी का रिलेशन था और b कॉमा ए का रिलेशन भी है, मतलब उसके उल्टे का भी रिलेशन है, और a और b हमारे पास कोई आर्बिट्री एलिमेंट्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मतलब हर एक एलिमेंट जिसका रिलेशन है कोई ऑर्डर्ड पेयर का, उसके उल्टे का भी रिलेशन है। तो देयरफॉर R इज़ सिमेट्रिक। देखो अगर आपने एग्जाम्पल 5th अच्छे से की है तो ये बिल्कुल सेम उसके जैसी है, कोई भी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, जस्ट यहाँ पर मल्टीपल की बजाय यहाँ वहाँ पर डिवाइड था, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव के लिए हम कितने एलिमेंट लेंगे, 3, a b c बिलोंग्स टू a, और ट्रांजिटिव में आपको पता है कि हमें पहले 2 पेयर चाहिए ऐसे जिनका रिलेशन होगा, और उसके बाद हम थर्ड का चेक करेंगे। सो लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r, इसका क्या मतलब होगा कि फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो और इसका मॉडुलस इज़ मल्टीपल ऑफ 4। सिमिलरली लेट, हमें कॉमन भी चाहिए, बी सी बिलोंग्स टू आर। अब इसका क्या मतलब होगा कि b माइनस सी, मतलब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो और मॉडुलस इज़ मल्टीपल ऑफ 4। अब देखो हमें पहुंचना कहाँ पर है,
ए और बी का है, बी और सी का है, ए और बी का है, बी और सी का है, ए और सी का भी होना चाहिए अगर ये ट्रांजिटिव है तो। अब देखो हमें पहुंचना कहाँ पर है, हमें पहुंचना है कि ए कॉमा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर। ए बी का है, बी सी का है और ए और सी का भी होना चाहिए। इसका क्या मतलब होगा, फर्स्ट एलिमेंट में से सेकंड को माइनस करो, उसका मॉडुलस इज़ मल्टीपल ऑफ 4, मतलब हमें यहाँ तक पहुँचना है। अब इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखो a माइनस बी इज़ मल्टीपल ऑफ 4, आप लिख सकते हो कि 8 इज़ मल्टीपल ऑफ 4, मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। आप कोई और नंबर सोच लो, 20 इज़ मल्टीपल ऑफ 4, ये भी सही है, ठीक है। और अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ, 8 प्लस 20 कितना आएगा, 28 इज़ आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। मतलब अगर कोई नंबर मल्टीपल है 4 का और दूसरा नंबर भी कोई मल्टीपल है 4 का, अगर दोनों को मैं ऐड करूँगा तो वो भी क्या होगा, हमेशा मल्टीपल ऑफ 4। यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अगर a माइनस बी का मॉडुलस मल्टीपल ऑफ 4 है तो मैं लिख सकता हूँ कि a माइनस बी इज़ मल्टीपल ऑफ 4, मैं लिख सकता हूँ। सिमिलरली मैं ये भी लिख सकता हूँ कि b माइनस सी इज़ मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि इसका मॉडुलस अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो वो नंबर भी तो मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा, ठीक है। सेम यहाँ पर 8 मल्टीपल ऑफ 4, 20 मल्टीपल ऑफ 4, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है। सो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज़ आल्सो, ये मैंने बात आपको एग्जांपल से समझा भी दी, मल्टीपल ऑफ 4। दोनों को कैंसिल आउट कर दो, कितना रह गया, a माइनस सी इज़ मल्टीपल ऑफ 4। अगर a माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 है तो उसका मॉडुलस भी तो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। और अगर a माइनस सी का मॉडुलस मल्टीपल ऑफ 4 है तो a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। अब देख लो आपके सामने है, ए बी का था, बी सी का था, ए और सी का भी बन गया, और ए बी सी तीनों आर्बिट्ररी एलिमेंट से, देयरफॉर R इज़ ट्रांजिटिव। अब आपके सामने ही है, R रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, सो हैंस R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देख लो आपके सामने है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर था एग्जाम्पल 5th के जैसे। अगर आपने एग्जाम्पल 5th को अच्छे से समझा हुआ है तो दैट मीन्स ये क्वेश्चन भी आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस डिफरेंस क्या था कि वहाँ पर डिवाइड था और यहाँ पर मल्टीपल। और एक और बात, ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, यहाँ पर कोई भी नंबर चेंज कर सकते हैं, वो यहाँ पर 8 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि a माइनस बी का मॉडुलस इज़ डिविजिबल बाई 2, a माइनस बी का मॉडुलस डिविजिबल बाई 3, a माइनस बी का मॉडुलस डिविजिबल बाई 10, मतलब कोई भी नंबर आ सकता है। और इवन कोई मतलब कि अल्फ़ाबेट भी आ सकता है, a माइनस बी का मॉडुलस इज़ मल्टीपल ऑफ m। तो जस्ट हमने 4 की जगह पर वो नंबर को, मतलब कोई भी नंबर आ जाए उसको रिप्लेस कर देना, बाकी सारे क्वेश्चन का जो प्रोसीजर है वो क्या है, सेम। अब देखो फर्स्ट रिलेशन को हमने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर दिया। उसमें एक छोटा सा पार्ट और था कि फाइंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, मतलब 1 से कौन कौन से एलिमेंट्स अटैच हैं वो हमें लिखने हैं। अब ऐसा करो, पहले सेट लिख लो, ये सेकंड पार्ट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब हमारा रिलेशन सेट कैसा है वो भी लिख लो एक बार, कि वही रिलेशन सेट में आएंगे अगर इनका मॉडुलस इज़ मल्टीपल ऑफ 4। देखो उन्होंने हमें बोला क्या है कि 1 से जितने भी एलिमेंट्स इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अटैच हो रहे हैं वो लिख दो। अब देखो 1, अब रिलेशन क्या कहता है कि वो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए उन दोनों का डिफरेंस। अगर मैं 1 में से 1 माइनस करूं तो कितना आएगा, 0। तो मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 1 का मॉडुलस कितना आएगा, 0 0 इज़
मल्टीपल ऑफ 4 मैं लिख सकता हूँ। सिमिलरली 1 में से अगर मैं 2 माइनस करूँ, नहीं 5, अगर मैं 1 में से 5 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, -4, दैट इज़ 4 इज़ मल्टीपल ऑफ 4। सिमिलरली अगर मैं 1 में से देखो 6 माइनस करूँगा कुछ नहीं बनेगा, 1 - 8 7, 1 - 9 8, तो 1 - 9 कितना आएगा, -8, और -8 का मतलब 8 इज़ आल्सो मल्टीपल ऑफ 4, ये भी हो सकता है। ठीक है, 10 को माइनस करोगे तो -9 -10 -11, मतलब और कोई भी एलिमेंट हमारा 1 से अटैच नहीं हो रहा है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। तो हमारे रिलेशन सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 5 और 9, क्योंकि ये सभी हमारे रिलेशन सेट को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई। अब देखो इस क्वेश्चन में 2 रिलेशन थे, दूसरा रिलेशन क्या था, a, b, मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर है। अब उनका रिलेशन कैसे बनेगा, जब फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा तो उनका क्या बन जाएगा, रिलेशन। अब इसको भी हमें इक्विवेलेंस प्रूव करवाना है। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, लेट a बिलोंग्स टू a, मतलब कोई एक एलिमेंट लेंगे, और रिफ्लेक्सिव में आपको पता है हमें क्या प्रूव करवाना है, एलिमेंट का रिलेशन खुद से। ठीक है, अगर इसको मैं रफ में लिखूं तो मुझे यहाँ पर पहुँचना है, a, बिलोंग्स टू r। अब रिलेशन क्या कहता है कि a इज़ इक्वल टू a, फर्स्ट एलिमेंट इज़ इक्वल टू सेकंड एलिमेंट। अब ये बात तो ट्रू ही है, आप लिख सकते हो। अब मैंने ऐसे लिखा, अब क्वेश्चन में ऐसे लिख दो, वी नो एनी नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल टू इटसेल्फ। इसमें तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई भी नंबर खुद के तो इक्वल ही होगा। आप लिखना लिख दो, देयरफॉर a इक्वल टू a, ये तो पता ही है हमें, a इक्वल टू a, और अगर a इक्वल टू a है दैट मीन्स हमारे रिलेशन सेट के अकॉर्डिंग वो रिलेशन सेट में आएगा। और अगर हर एक एलिमेंट खुद के इक्वल होगा, आप चाहे चेक कर लो, 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2, 12 इक्वल टू 12, कोई भी एलिमेंट ले लो वो खुद के हमेशा इक्वल ही होगा। सो देयरफॉर r इज़ रिफ्लेक्सिव, क्योंकि हर एलिमेंट का क्या बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, क्योंकि दोनों क्या हैं, इक्वल, रिलेशन क्या होगा हमारा, रिफ्लेक्सिव। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। अब सिमेट्रिक में आपको पता है हम 2 एलिमेंट्स लेंगे, लेट a, b बिलोंग्स टू a। हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए। सिमेट्रिक में होता क्या है कि अगर a और b का रिलेशन है, इफ़, देन उसके उल्टे का भी होना चाहिए अगर वो सिमेट्रिक है तो आप मान के चलो कि लेट a, b बिलोंग्स टू r, और हमारे रिलेशन के अकॉर्डिंग a इक्वल टू b, हमारा रिलेशन क्या कहता है कि दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए। अब आप मेरे को बताओ हमें प्रूव क्या करना है, इसका उल्टा, b, a बिलोंग्स टू r। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, a इक्वल टू b, तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि b इक्वल टू a, इसमें कोई फ़र्क थोड़ी ना है कि अगर पहला एलिमेंट दूसरे के इक्वल है तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि दूसरा एलिमेंट पहले के इक्वल है, मैं लिख सकता हूँ। इसका क्या मतलब हो गया कि b, a बिलोंग्स टू r। अब देखो आपके सामने ही है, a और b का रिलेशन है और उसके उल्टे का भी रिलेशन बन रहा है, तो दैट मीन्स इट इज़ सिमेट्रिक। क्योंकि a और b कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट्स हैं, मतलब अगर मैं कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उठाऊँ जिसका रिलेशन हो तो उसके उल्टे का भी रिलेशन जरूर होगा, तो दैट मीन्स r इज़ सिमेट्रिक, क्योंकि हर एक ऑर्डर्ड पेयर के उल्टे का भी रिलेशन बन रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। अब देखो ट्रांजिटिव भी इसका बहुत ईजी है। अब ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, 3 एलिमेंट्स लेंगे, लेट a, b, c बिलोंग्स टू a। अब आपको पता है ट्रांजिटिव में हमें 2 ऑर्डर्ड पेयर चाहिए जिनका रिलेशन होगा, फिर हम थर्ड के लिए जाएंगे अगर वो ट्रांजिटिव है तो। सो लिख लो आप, लेट a, b बिलोंग्स टू r। अब इसका क्या मतलब है, a इक्वल टू b, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के इक्वल है। अब लिख लो, लेट b, c बिलोंग्स टू r। अब इसका क्या मतलब है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के इक्वल है। अब हमें प्रूव क्या करवाना है कि a और c का भी है। आप लिख लो, देखो बहुत इजी है, a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r। a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c। अब देखो a b के इक्वल है और b c के इक्वल है,
इसका क्या मतलब हुआ कि ए और सी भी तो इक्वल ही हैं। अब देखो ना, ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, ये तभी पॉसिबल है अगर तीनों इक्वल होंगे। दैट मीन्स ए इक्वल टू सी, और अगर ए इक्वल टू सी है दैट मीन्स ए सी बिलोंग्स टू आर। ए बी का रिलेशन था, बी सी का था, ए और सी का भी बन गया। देयरफॉर आर इज़ ट्रांजिटिव। अब देखो ये पार्ट बहुत ईजी था, आर ट्रांजिटिव हो गया। अब आर रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव भी था, हैंस इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है जी। अब इसमें भी एक सेकंड पार्ट पूछा था कि फाइंड सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। मतलब अब देखो इसमें ऐसा करो, आप दोबारा से सेट लिख लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार रिलेशन भी लिख लो दोबारा से, ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। A इक्वल टू बी। अब कोई भी एलिमेंट रिलेशन सेट में कब आएगा, जब वो दोनों क्या होंगे, इक्वल। मतलब ये दोनों ऑर्डर पे के दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल। और हमें 1 से जितने भी एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं वो ढूंढने हैं। अब आप मेरे को बताओ 1 क्या कि 0 के इक्वल हो सकता है? नो। अब लिख दो 1 ना तो 0 के इक्वल है, ना 2 के, ना 3 के, ना 4, ना 5, ना 6, ना 7, ना 8, ना 9, ना 10, ना 11, ना 12। 1 किसी के भी इक्वल नहीं है। 1 किसके इक्वल है? 1 इक्वल टू 1। तो देयरफॉर उस रिलेशन सेट में क्या आएगा? ओनली 1। तो ये पार्ट, सेकंड पार्ट भी हमने यहाँ लिख दो, सेकंड पार्ट भी हमने बड़ी इजीली सॉल्व कर दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज़। मतलब इस क्वेश्चन में हमें एग्जाम्पल्स देनी है रिलेशन की। अब इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, हम 1 बाय 1 करके सबको डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम किसकी एग्जाम्पल देंगे? जो रिलेशन सिमेट्रिक हो बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। वो सिमेट्रिक होना चाहिए बट ना तो वो रिफ्लेक्सिव हो ना ही ट्रांजिटिव। अब देखो स्टूडेंट्स, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं ये 1 और 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर आपको एग्जाम में वो पूछ सकते हैं कि कोई भी एग्जाम्पल बताओ जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव ना हो, मतलब ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है। अब अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं रिफ्लेक्सिव के, सिमेट्रिक के, ट्रांजिटिव के, प्लस अगर आपने मेरी वो वीडियो बेसिक्स वाली अच्छे से देखी है या अच्छे से समझी है, तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ईजी लगने वाले हैं। अब देखो हमें एग्जाम्पल देनी है जो सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। तो अब मान के चलो लेट ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, आप अपनी तरफ से खुद से भी ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ पर 1 2 3 ले रहा हूँ। अब देखो रिलेशन सेट कैसे लिखेंगे। अगर मैं लिखूँ सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक का देखो मतलब क्या है। देखो सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि अगर कोई रिलेशन बन रहा है ए और बी का तो उसके उल्टे का भी होना चाहिए। अगर मैं मान के चलूँ कि चलो 1, 2 लिख लिया तो इसका उल्टा कितना होगा? 2, 1। ठीक है। अब इतना ही बहुत है। अब आप चेक कर लो 1, अब शुरू से चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव से। अब देखो आपके सामने ही है, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का 1 के साथ नहीं है, 2 का 2 के साथ नहीं है, 3 का 3 के साथ नहीं है। मैंने जानबूझ के वो डबलेट लिखे ही नहीं ताकि वो रिफ्लेक्सिव ना हो। तो आप लिख सकते हो कि 1, 1 2, 2 3, 3 डज़ नॉट बिलोंग टू आर। अगर इनमें से एक भी नहीं होगा तो भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। अब देखो सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या कहती है? ए और बी का है उसके उल्टे का भी होना चाहिए। अब देखो 1 और 2 का है उसका उल्टा 2 और 1, 2 और 1 का है उसका उल्टा 1 2। आप लिख लो एज 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 उसका उल्टा आल्सो बिलोंग्स टू आर। मतलब कोई, अब दोनों में से कोई भी ऑर्डर पर उठा लो, दोनों को उल्टा एग्जिस्ट कर रहा है रिलेशन सेट में। देयरफॉर इट इज़ सिमेट्रिक। इसलिए बोल रहा था कि अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको ये बातें बहुत ईजिली क्लियर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट ट्रांजिटिव की बात करते हैं। अब देखो ट्रांजिटिव में क्या होता है, मतलब ए बी का होना चाहिए और बी सी का होना चाहिए और फिर थर्ड के लिए जाते हैं हम। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 और 2 का है और 2 और 1 का भी है, ये कॉमन है। और ट्रांजिटिव होने के लिए 1 और 1 का होना चाहिए। क्या हमारे रिलेशन सेट में 1 और 1 है? नो। तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट
ट्रांजिटिव, आप लिख लो एज 1,2 बिलोंग्स टू R एंड 2,1 बिलोंग्स टू R बट 1,1 does not belong to R, therefore R is not transitive। अब देख लो आपके सामने ही हमारे बेसिक्स क्लियर थे, हमने बड़ी ही ईजिली एग्जांपल लिख ली जो सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। सो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, मतलब ये ट्रांजिटिव होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। अब देखो मैं कोशिश करूँगा कि सेम एग्जांपल मैं ले पाऊँ। अगर हमारे पास कोई सेट हो 1 2 3, ठीक है, अब हमें कोई रिलेशन लिखना है, ऐसा एग्जांपल लिखनी है कि जो ट्रांजिटिव हो। अब ऐसा करो 1, 2, 2, 3, 1, 3, ठीक है। अब ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। तो चेक करते हैं, देखो अब देखो आपको पता है रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमें हर एक मतलब कि एलिमेंट का डबलेट चाहिए, तो आप लिख दो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव एज, आप आपके सामने ही है 1,1 यहाँ पर है, नो 2,2 नो 3,3 नो, तो 2,2 एंड 3,3 डज नॉट बिलोंग टू R, तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात करेंगे हम सिमेट्रिक की। अब देखो सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में ये होता है कि अगर एलिमेंट का रिलेशन है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए। अब 1 2 का उल्टा है 2 1, नो, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। पहले एलिमेंट से ही हमें पता लग गया कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो हम दूसरे चेक ही नहीं करेंगे। सो 1,2 है, आप लिख दो एज 1,2 बिलोंग्स टू R बट 2,1 डज नॉट बिलोंग टू R, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। अब देखो ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव में 2 पेयर हमारे पास होने चाहिए, और ये बात मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाई थी, ठीक है, कि यहाँ पर एक कॉमन होगा और तीसरे का रिलेशन बनना चाहिए अगर ये ट्रांजिटिव है तो हम चेक कर लेते हैं। अब देखो 1,2 देखो 2,3 ये दोनों कॉमन है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए 1,3 को रिलेशन में होना चाहिए और वो हमारे रिलेशन सेट में है। अब और चेक कर लो 2,3, अब देखो 2,3 के साथ कोई भी मैच ही नहीं कर रहा, मतलब जिसके यहाँ पर क्या हो 3, सो कोई पेयर ही नहीं मिल रहा हमारे पास। अब सिमिलरली 1,3 कोई ऐसा एलिमेंट हमें नहीं मिल रहा हमारे सेट में जिसके यहाँ पर क्या हो 3, यहाँ पर जो मर्जी, सो ये भी हम चेक नहीं करेंगे। अब मेरा कहने का क्या मतलब है कि 1,3 जैसे मान लो ये 2,3 है बट मुझे ये वाला ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिल रहा 2,3 के लिए। सिमिलरली 1,3 के लिए मुझे ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिल रहा, और मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छे से समझाया था कि अगर हमें पेयर ही नहीं मिलेगा तो हम आगे का चेक ही नहीं कर सकते, तो वो खुद ब खुद क्या होगा ट्रांजिटिव। अब हमें जस्ट एक पेयर मिला 1,2 वाला, तो यस इट इज़ ट्रांजिटिव। जस्ट अब एक पेयर लिख दो एज 1,2 बिलोंग्स टू R, यहाँ पर है, एंड 2,3 बिलोंग्स टू R विच इम्प्लाइज 1,3 बिलोंग्स टू R, सो इट इज़ ट्रांजिटिव। तो अब आपके सामने ही है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव था, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। सो नेक्स्ट एग्जांपल, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी हो सिमेट्रिक भी हो बट ट्रांजिटिव ना हो। अब देखो फिर से वही सेम एग्जांपल लेंगे हम, 1 2 3 वही सेट है हमारा। अब देखो रिफ्लेक्सिव में आपको पता है कि क्या होता है, एलिमेंट का रिलेशन खुद से, मतलब रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये तो हमें लिखने पड़ेंगे कि एवरी एलिमेंट हैज़ रिलेशन विद इटसेल्फ, 1 का भी 1 से, 2 का भी 2 से, 3 का भी 3 से, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, बट वो ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए, अपने ध्यान रखना है। 1,2 2,1 2,3 और 3,2,
अब देखो फिर चेक करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, इट इज़ रिफ्लेक्सिव, वो आपके सामने ही है। 1,1, 2,2, 3,3 ये सभी रिलेशन सेट में है, हर एक एलिमेंट का डबलेट बन रहा है, मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखो सिमेट्रिक की बात करते हैं। आपको पता है सिमेट्रिक में क्या होता है, ए बी का रिलेशन है तो उसके उल्टे का भी होना चाहिए, ठीक है। 1,1 का उल्टा 1,1, 2,2 का उल्टा 2,2 यहाँ पर है, 3,3 का उल्टा 3,3 यहाँ पर है। और मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था जो डबलेट हो, डबलेट हमेशा सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव भी। अब 1,2 का उल्टा 2,1, 2,1 का उल्टा 1,2, 2,3 का उल्टा 3,2, 3,2 का उल्टा 2,3, मतलब हर एक एलिमेंट का, हर एक ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। आप लिखना लिख दो, फॉर एवरी a, b belongs to R which implies b, a belongs to R, मतलब हर एक ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा एग्जिस्ट कर रहा है तो इट इज़ सिमेट्रिक। अब देखो ट्रांजिटिव की बात करते हैं। अब ट्रांजिटिव को आपने बहुत ध्यान से समझना है। अब देखो मैंने आपको हमेशा बोला कि डबलेट को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डबलेट हमेशा ट्रांजिटिव होता है, क्योंकि देखो 1,1, 1,1, 1,1 से पेयर बना सकता है, तो कितना आएगा 1,1, मतलब डबलेट हमेशा क्या होगा, ट्रांजिटिव। तो इसको हम चेक नहीं करेंगे। अब ऐसा करते हैं, इसको करते हैं 1,2, 1,2, 2,1 के साथ पेयर बना सकता है, और ट्रांजिटिव होने के लिए 1,1 का होना चाहिए, और वो हमारे रिलेशन सेट में है, तो जो ट्रांजिटिव बन रहा है। अब देखो जो मैंने आपको बात बेसिक्स वाली वीडियो में भी समझाई थी कि 1,2 सिर्फ इससे पेयर नहीं बनाएगा, 1,2 2,3 से भी पेयर बना सकता है, 2,3, क्योंकि ये 2 सेम है। और ट्रांजिटिव होने के लिए 1,3 होना चाहिए, और 1,3 हमारे रिलेशन सेट में है, नो, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ये नहीं कि आपने एक पेयर चेक कर लिया और आपने बोल दिया कि यस इट इज़ ट्रांजिटिव। आपने उसके साथ अटैच होने वाले हर एक पेयर को चेक करना है। सो आप लिख दो यहाँ पर, एज 1,2 बिलोंग्स टू R एंड 2,3 बिलोंग्स टू R, बट 1,3 डज नॉट बिलोंग टू R। 1,2, 2,3 और 1 और 3 का रिलेशन नहीं बन रहा, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, मतलब रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए बट सिमेट्रिक नहीं। अब देखो फिर वही बात, सेम सेट 1, 2, 3, इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी अगर हम सेम एग्जाम्पल लेंगे। अब रिलेशन, अब आपको पता है रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव तो आप एक बार लिख दो ऐसे। अब जस्ट हमें ये सोचना है कि वो ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्रिक नहीं, तो इसके लिए 1,2, 2,3, 1,3। अब चेक करते हैं इसको, ये मैंने एग्जांपल लिख दी, अब चेक करते हैं। अब देखो क्लियरली इट इज़ रिफ्लेक्सिव, क्यों, बिकॉज 1,1, 2,2, 3,3, मतलब सेट के हर एक एलिमेंट का डबलेट है, तो ये तो बात हम हर एक क्वेश्चन में लिख ही रहे हैं, बिलोंग्स टू R, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो 1,1 का उल्टा यस है, 2,2 का उल्टा यस है, 3,3 का है, 1,2 का उल्टा 2,1 नो, तो आप लिख दो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक एज 1,2 belongs to R but 2,1 does not belong to R। तो सिमेट्रिक नहीं चाहिए था। अब लास्ट ये ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो वो भी चेक कर लेते हैं। अब उसके लिए हम देखो चेक करेंगे। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि 1,1 मतलब डबलेट हमेशा क्या होता है, ट्रांजिटिव, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब इसको 1,2 को मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। 1,2 किसके साथ पेयर बना सकता है? अब देखो 1,2 2 के साथ भी बना सकता है, 1,2 3 के भी साथ बना सकता है। आप चेक कर लो, मैंने दोनों लिख लिए।
कॉमन 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 कॉमन। सो ट्रांजिटिव होने के लिए 1,2, ट्रांजिटिव होने के लिए 1,3। 1,2 है, यस। 1,3 है, यस, दोनों हैं, ठीक है। 1,2 जिसके साथ भी अटैच हो सकता था मैंने कर दिया। अब 2,3 की बात करते हैं। अब 2,3 अटैच होगा 3 के साथ, और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसके फर्स्ट प्लेस पे क्या हो 3, तो ये कॉमन आ गया। तो ट्रांजिटिव होने के लिए 2,3 वो हमारे रिलेशन सेट में है। अब नेक्स्ट हम 1,3 की बात करते हैं। अब 1,3 भी किसके साथ अटैच होगा, जिसके यहाँ पर क्या होगा 3, और 3 ओनली एलिमेंट ऐसा है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव होने के लिए 1,3 वो भी हमारे रिलेशन सेट में है। तो दैट मीन्स हर एक पेयर के लिए, मतलब हमें एक ऐसा पेयर मिल रहा है जो आगे जाके फिर से रिलेशन बना रहा है, मतलब हर एक पेयर में हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो दैट मीन्स इट इज़ ट्रांजिटिव। आप लिखना लिख दो एज A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R विच एम्प्लाइज A, C बिलोंग्स टू R। मतलब हमें हर एक दो पेयर्स के लिए तीसरा पेयर भी मिल रहा है, तो इट इज़ ट्रांजिटिव। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। मतलब वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो हो बट वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो। अब ये जो एग्जांपल है ये बहुत इजी है। अब देखो आप कोई भी सेट ले लो, जैसे 1 2 3, हमने मोस्टली हर क्वेश्चन में यही लिया है, तो 1 2 3। अब देखो अगर मैं लिखूँ 1 1 2 2, अब आप चेक करो क्या ये रिफ्लेक्सिव है। 1 1 का बन रहा है, 2 2 का बन रहा है, 3 3 का बन रहा है, नो। तो आप लिख सकते हो it is not reflexive as 3,3 does not belong to R। तो क्लियरली रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। अब देखो सिमेट्रिक में क्या होता है, A, B का है तो उसके उल्टे का भी होना चाहिए। अब देखो 1,1 का उल्टा 1,1, 2,2 का उल्टा 2,2, मतलब हर एक ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा भी है। तो आप लिख सकते हो यस इट इज़ symmetric because for every AB belongs to R which implies BA belongs to R। मतलब हर एक ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा एग्जिस्ट कर रहा है। और ट्रांजिटिव, आपको पता है ट्रांजिटिव में हमें दो पेयर चाहिए, उनमें ये कॉमन होना चाहिए और तीसरे का बनना चाहिए। और मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस किए हैं मैंने आपको हमेशा समझाया कि ये जो डबलेट होता है ये हमेशा ट्रांजिटिव होता है। आप चाहे चेक कर लो 1,1 किसके साथ बनाएगा, 1,1 के साथ, और ट्रांजिटिव होने के लिए 1,1। सिमिलरली 2,2 किसके साथ पेयर बनाएगा, 2,2 के साथ, और ये भी क्या होगा 2,2, और ये भी हमारे सेट में है, तो ये क्या होगा ट्रांजिटिव। तो आप लिख सकते हो इट इज़ ट्रांजिटिव एज every doublet is always transitive। So next question 11th, show that the relation R in the set A of the points in a plane given by। कोई रिलेशन हमें गिवन है सेट A पर और उसमें क्या है पॉइंट्स हैं इन अ प्लेन, मतलब पॉइंट्स का कोई सेट है, ठीक है। अब रिलेशन डिफाइन कैसे है, P, Q, ये दो पॉइंट है मतलब ऑर्डर्ड पेयर। अब रिलेशन कैसे बनेगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन। मतलब अगर P पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से और Q पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम होगा तो वो क्या आ जाएगा हमारे रिलेशन सेट में, इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इस रिलेशन को हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करवाना है। अब उसमें फर्दर भी पूछा है, फर्दर शो दैट सेट ऑफ ऑल दी पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P, मतलब जो भी पॉइंट्स हैं जो P से रिलेशन बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, इज़ अ सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर। अब इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन करने से पहले हम रिलेशन सेट को पहले अच्छे से समझेंगे ताकि आपको रिलेशन के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो दो पॉइंट्स हैं P और Q,
इन दोनों का रिलेशन कब बनेगा, जो यहाँ पर लिखा है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ओरिजिन। अब मान के चलो कि ये ओरिजिन है, ये क्या है हमारा ओरिजिन, ठीक है। अब ये कोई लाइन है, ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस x हो और ये भी डिस्टेंस x हो, x का मतलब सेम हो, अगर p का ओरिजिन से डिस्टेंस और q का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होगा तो वो हमारे रिलेशन सेट में आ जाएगा। अब ये मैंने आपको विजुलाइज करवा दिया या इमेजिन करवा दिया कि हमारा रिलेशन सेट ऐसा है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको पता है सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। अब रिफ्लेक्सिव में हम कितने पॉइंट्स लेंगे, अब P मान के चलो बिलोंग्स टू A, और आपको पता है रिफ्लेक्सिव में हमें A का रिलेशन A से मतलब P का रिलेशन P से प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। ये ओरिजिन है, ये मान लो P है, ये ओरिजिन है, ठीक है। मान लो कि इसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। अब देखो ये जो पॉइंट P है ये ओरिजिन मतलब O से कितना दूर है, 5 सेंटीमीटर। अब देखो रिफ्लेक्सिव में मुझे प्रूव क्या करवाना है, P, P बिलोंग्स टू R, यही प्रूव करवाना है, P, B बिलोंग्स टू R। अब देखो ये प्रूव कब होगा, जब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, पहले पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ सेकंड पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। मतलब P और P दोनों का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम होना चाहिए, और ये बात तो ट्रू है। अब देखो मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ कि OP मतलब यहाँ पर देखो OP का डिस्टेंस कितना है, अगर मैं लिखूँ x, OQ का डिस्टेंस कितना है वो भी x, मतलब अगर दोनों इक्वल होंगे डिस्टेंस तो वो हमारे रिलेशन सेट में आएंगे। अब देखो यहाँ पर OP का डिस्टेंस निकाल लो कितना है, मैंने सपोज़ किया था 5 सेंटीमीटर। अब OP का ही फिर निकाल लो 5 सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे P का P से रिलेशन प्रूव करवाना है तो मैंने OP लिया। अब ये तो डिस्टेंस हमेशा सेम ही होगा, सेम पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा सेम। तो आप लिख दो एज वी नो same points have same distance from origin। यही तो हमारा रिलेशन कह रहा है कि डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स का सेम होना चाहिए, विच एम्प्लाइज P, P बिलोंग्स टू R। मतलब P कोई आर्बिटरी एलिमेंट था, अब उसका रिलेशन खुद से बन रहा है, तो देयरफॉर इट इज़ रिफ्लेक्सिव। अब देखो दोबारा से फिर समझा देता हूँ। अब देखो मुझे प्रूव क्या करना है, P, P, Q के लिए मुझे क्या प्रूव करना था, OP का डिस्टेंस OQ का डिस्टेंस सेम। अब P, P के लिए मुझे क्या प्रूव करना है, OP का डिस्टेंस OP का डिस्टेंस सेम, तो सेम ही रहेगा हमेशा, तो इट इज़ रिफ्लेक्सिव। अब बात करेंगे हम सिमेट्रिक की। अब सिमेट्रिक में आपको पता है हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, तो अब 2 पॉइंट्स ले लूँ, लेट P, Q बिलोंग्स टू A, ठीक है। अब देखो सिमेट्रिक में होता क्या है कि AB का रिलेशन है और BA का रिलेशन मतलब उसके उल्टे का रिलेशन होना चाहिए, तो अब लिख दो लेट P, Q बिलोंग्स टू R। अब इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस ऑफ OP मतलब आप लिख लो ओरिजिन से डिस्टेंस इज इक्वल टू OQ। मतलब ओरिजिन से P का डिस्टेंस ओरिजिन से Q का डिस्टेंस क्या होगा, सेम, ठीक है। इसका मतलब यही होगा। अब देखो फिर हम यहाँ पर आते हैं, हमें प्रूव क्या करना है, अब Q, P बिलोंग्स टू R, यही प्रूव करना है। अब इसका क्या मतलब होगा कि OQ और OP का डिस्टेंस क्या होगा, दोनों का सेम। ये मतलब x वैसे ही ले लिए, दोनों क्या होंगे, सेम। अब देखो इसको मैं बोल सकता हूँ कि P का डिस्टेंस ओरिजिन से और Q का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है। अगर मैं इसको उल्टा बोल दूँ, Q का डिस्टेंस ओरिजिन से और P का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, तो इसका मतलब तो सेम ही है। तो दैट मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि OQ इज इक्वल टू OP, कि Q का डिस्टेंस भी सेम है ओरिजिन से और P का डिस्टेंस भी ओरिजिन से सेम है। सो विच एम्प्लाइज QP बिलोंग्स टू R। अब P और Q आर्बिटरी कोई पॉइंट्स से, इस मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर का हमेशा उल्टा एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर
इट इज़ सिमेट्रिक। अब देखो पी क्यू का रिलेशन है, क्योंकि ओ पी इज इक्वल टू एक्स, ओ क्यू इज इक्वल टू एक्स, तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ ओ क्यू इज इक्वल टू एक्स, ओ पी इज इक्वल टू एक्स, आगे पीछे लिख ही सकता हूँ, दोनों बराबर ही हैं। सो दैट मीन्स क्यू पी का रिलेशन हमेशा ही होगा। सो अब नेक्स्ट की बात करते हैं ट्रांजिटिव की। देखो बातों वाले क्वेश्चन, ये मैंने आपको हमेशा बोला कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो बातों से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सो लेट 3 पॉइंट्स ले लो, पी क्यू आर बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि हमें 2 पॉइंट्स चाहिए जिनका रिलेशन होगा, तो आप लिख लो लेट पी क्यू बिलोंग्स टू आर। अब देखो यहाँ पर भी आ रहा है, तो आप ऐसा करो इसको एस ले लो, कंफ्यूजन हो गई तो। ठीक है, पी क्यू बिलोंग्स टू आर, इसका क्या मतलब होगा कि पी का डिस्टेंस ओरिजिन से और उधर ओ क्यू का डिस्टेंस ओरिजिन से। आप ऐसा करो, ऐसे डाल लो, डिस्टेंस को ऐसे लिख दो। ठीक है, ये इक्वल होंगे। अब लेट मान के चलो कि क्यू एस का भी डिस्टेंस मतलब बिलोंग्स टू आर, इसका क्या मतलब हो गया कि ओ क्यू का डिस्टेंस और एस का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, सेम। अब देखो हमें प्रूव क्या करवाना है, पी क्यू का है, क्यू एस का है, हमें पी एस का प्रूव करवाना है। मतलब हमें ये बात प्रूव करवानी है, इसको आप रफ में लिख लो, मतलब ओ पी मतलब ये डिस्टेंस और ओ एस डिस्टेंस ये सेम होना चाहिए। अब देखो पी क्यू का रिलेशन है, अब मान के चलो ये P है, ये Q है। अब मान लो कि ये डिस्टेंस x है, ये भी डिस्टेंस x है। ठीक है, ये पहली बात बोल रहे हैं, OP और OQ इक्वल है। अब दूसरी बात की बात करते हैं, यहाँ पर मान लो Q है, ये O है और ये S है। अब ये भी, अब देखो OP का डिस्टेंस OQ के इक्वल है और दोनों किसके इक्वल है, x के, तो मतलब OQ का डिस्टेंस यहाँ पर x होगा और OQ किसके इक्वल है, OS के, तो ये भी x होगा। तो ये तभी पॉसिबल होगा अगर ये तीनों, मतलब देखो OP इज इक्वल टू OQ, OQ इज इक्वल टू OS। अब लिख लो बिकॉज OP इज इक्वल टू OQ एंड OQ इज इक्वल टू OS। अब ये तभी पॉसिबल है जब OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OS, मतलब तीनों का डिस्टेंस इक्वल होगा। अगर तीनों का डिस्टेंस इक्वल है मतलब देखो OQ और OS का डिस्टेंस भी क्या है, x के इक्वल, दैट मीन्स OP और OS को भी मैं लिख सकता हूँ कि इनका डिस्टेंस सेम है, क्योंकि इसका भी x है, इसका भी x है। ठीक है, विच एम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ कि OP इज इक्वल टू OS, मतलब OP और OS का डिस्टेंस भी सेम है। और अगर OP और OS का डिस्टेंस सेम है तो P और S का रिलेशन बन गया, विच एम्प्लाइज P, S बिलोंग्स टू R। वो आपके सामने ही है, पी क्यू का है, क्यू एस का था और पी और एस का भी बन गया और ये आर्बिट्ररी एलिमेंट से, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। सो अब देखो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था। सो हैंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यही बात हमको प्रूव करने को बोली गई थी। अब नेक्स्ट पार्ट एक और था, उसमें वो बोल रहे थे कि ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो पॉइंट है वो ओरिजिन नहीं हो सकता। 0 का मतलब क्या है, ओरिजिन। अब देखो इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अब देखो सपोज़ ये कोई ओरिजिन है, अब हमारा P पॉइंट जो है ओरिजिन तो हो नहीं सकता। अब मान के चलो कि ये यहाँ पर है P हमारा, ठीक है। अब इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है ओरिजिन से, K, ठीक। अब वो बोल रहे हैं कि ऑल दी पॉइंट्स रिलेटेड टू P। अब P से कौन कौन से पॉइंट रिलेट कर सकते हैं, अब आपको पता है जिसका डिस्टेंस क्या होगा, सेम, मतलब K। अगर मैं मान के चलूँ कि ये कोई पॉइंट है Q, अब इसका डिस्टेंस भी कितना है, K। अगर मैं मान के चलूँ एक और पॉइंट ड्रॉ कर लो R, ऐसे कोई और पॉइंट ड्रॉ कर लो S, ऐसे कोई और पॉइंट ड्रॉ कर लो T, U, V, जिसका डिस्टेंस क्या होगा, K हमेशा, X, Y,
मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं बन रही, बट अगर आप इन पॉइंट्स को मीट करोगे, मैं आपको जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, विजुलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा, एक सर्कल। और वही बात तो मैं पूछ रहे हैं, आप मेरे को बताओ, ये सर्कल है पासिंग थ्रू, किससे पास कर रहा है, ये पी पॉइंट से पास कर रहा है, और इसका ओरिजिन कितना, ओरिजिन क्या है इसका, सेंटर। और वही बात तो वो हमें प्रूव करने को बोल रहे हैं, तो आप बोल सकते हो कि ऑल दी पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P नॉट इक्वल टू 0 इज अ सर्कल पासिंग थ्रू P, आपके सामने P से पास कर रहा है, एंड विद ओरिजिन एज सेंटर। आपके सामने ही है, ये ओरिजिन है, ये क्या है हमारा सेंटर। आप चेक कर लो, देखो ना, ये रेडियस है, रेडियस जो हमेशा सेम रहती है कि सर्कल का बाहर से यहाँ से कोई पॉइंट हो, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से के, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से के। ऐसे अगर मैं इनफाइनाइट पॉइंट्स बना लूँ, तो अगर उन सबको मैं मीट करूं तो वो क्या बनेगा, एक सर्कल। तो वही तो आप बात प्रूव करने को बोल रहे थे, तो हमने प्रूव कर दी, और मैंने आपको अच्छे से उसको विजुलाइज भी करवा दिया।